दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में। दोस्तों बदलते हुए परीक्षा पैटर्न के अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे इसको। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। इसका और संविधान सभा के लिए 389 सीट निर्धारित की गई थी। देख लीजिएगा, इसको निर्धारित करने का आधार 10 लाख के जनसंख्या पे एक सीट था। याद रखिएगा, 10 लाख के जनसंख्या पे एक सीट निर्धारित की गई थी। सीटों का बंटवारा इस प्रकार हुआ था। उस समय क्या था कि लगभग आधे से अधिक भाग पे ब्रिटेन का अधिकार था और बाकी जो क्षेत्र बचे हुए क्षेत्र थे उस पर जो भारत के राजा महाराजा हुआ करते थे उनके अंदर में था, जिसको हम लोग देसी रियासत के नाम से जानते हैं। तो देखिए 93 सीट जो है देसी रियासत के लिए निर्धारित की गई थी। याद रखिएगा 93 सीट और 296 सीट ब्रिटिश प्रांतों के लिए। लेकिन दोस्तों उस समय ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। जैसे हम लोग अभी भारत में राज्य को देखते हैं और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश है, लगभग उसी तरह से मिलता जुलता उस समय ब्रिटिश प्रांत के अलावा 4 कमिश्नरी क्षेत्र था। तो 292 सीट 11 ब्रिटिश प्रांतों के लिए, ब्रिटिश भारत प्रांतों के लिए रखा गया था और 4 सीटें जो 4 कमिश्नरियाँ थी उसके लिए। तो दोस्तों अभी तो एग्जामिनेशन पैटर्न बदल रहा है, तो हम कमिश्नरियों का नाम भी जो कमिश्नरी थी उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला है अजमेर मारवाड़, 1 नंबर पे हो गया अजमेर मारवाड़। दूसरा हो गया बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है। तीसरा हो गया कुर्ग। चौथा दिल्ली। 4 कमिश्नरी थी उस समय, अजमेर मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो इसको हम एक ट्रिक याद कर रख सकते हैं, ABCD। ए से अजमेर मारवाड़, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। तो ABCD ये भी आप याद कर लीजिए। जो पैटर्न बदल रहा है उसमें आपको पूछा जा सकता है। तो 292 सीट 11 ब्रिटिश भारत प्रांतों के लिए, 4 सीटें कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए और 93 सीटें देसी रियासत के लिए निर्धारित की गई थी। दोस्तों अब कैसे चुना जाना था? तो जो ब्रिटिश क्षेत्र में जो सीटें दी गई थी उसका चुनाव होना था और देसी रियासत के लिए जो सीटें दी गई थी उसमें मनोनीत होना था। याद रख लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था या मनोनीत या दोनों। तो देख लीजिएगा, जो देसी रियासत है वो मनोनीत किया था और ब्रिटिश भारत प्रांतों में कमिश्नरी सहित चुनाव हुआ था। तो हमको उम्मीद है कि आपका स्पष्ट हो गया होगा। आगे आइए दोस्तों, कांग्रेस को उसमें चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। याद रखिएगा, जुलाई से अगस्त के बीच 1946 में हुआ था। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 73। याद रखिएगा, कांग्रेस से पूछा जा सकता है। 208 कांग्रेस की सीटें थी और 73 मुस्लिम लीग की सीटें थी। दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि संविधान सभा के उस समय के 2 प्रमुख व्यक्ति सदस्य नहीं थे। एक थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। जब भी आपको सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संविधान सभा में चुने नहीं गए थे, तो उसमें जो 2 विकल्प है इसमें से कोई एक रहेगा, महात्मा गांधी या मोहम्मद अली। तो आप लोग सोचेंगे कि अरे मोहम्मद अली जिन्ना तो रहा ही होगा, महात्मा गांधी रहे ही होंगे। ऐसा नहीं है, ये दोनों सदस्य नहीं थे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, अपनी जानकारी स्पष्ट कर लीजिएगा। हम अब संविधान सभा के गठन से कुछ पीछे चलते हैं।
देखते हैं कि संविधान सभा के गठन के बारे में भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवक थे, उनकी क्या राय थी। तो दोस्तों, संविधान सभा के गठन का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के स्वराज प्रस्ताव में मिलता है, स्वराज विधेयक में मिलता है। याद रखिएगा, संविधान सभा के गठन का विचार स्वराज विधेयक में मिलता है, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया था 1895 में। दोस्तों, उसके अलावा महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। अब मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के गठन की मांग की थी। मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की गठन की मांग की थी। दोस्तों, उसमें से जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, औपचारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग एम.एन. राय ने की थी। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं। औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग एम.एन. राय ने की थी, मानवेंद्र नाथ राय। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन, अक्सर यहाँ से सवाल पूछा गया है और पूछने की संभावना है। तो दोस्तों, हमने जान लिया है कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ। संविधान सभा के चुनाव के बाद पहली मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में होती है। उसमें 208 लोग उपस्थित होते हैं, मतलब सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार जो जीते थे वही उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, दिल्ली में। और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। तो सभी लोगों का विचार हुआ कि जो बुजुर्ग हैं उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। याद रखिएगा, अक्सर सवाल यहाँ से पूछता है। आगे आइए, 11 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा डेट पूछता है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक भी दिल्ली में हुई, जहां राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों, पीसीएस हो या रेलवे हो या एसएससी हो या आईएएस हो, यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया और उसके साथ बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया, सलाहकार चुना गया। याद रखिएगा, सलाहकार चुना गया। दूसरी मीटिंग में जो 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संपन्न हुई थी, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। दोस्तों, एक बात और, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाता है उसकी सूचना आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आगे संविधान सभा की कार्यवाही। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के साथ साथ संविधान की कार्यवाही शुरू होती है। याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, यह पूछा जा सकता है। इसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1946 को हुई थी, इसको भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ याद रखिए, आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा। प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, लेकिन वो आधारित है जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पे। दोस्तों, अक्सर यहाँ से सवाल बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव से संबंध किनका है, या निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है। तो जवाहरलाल नेहरू, अमेरिका का संविधान और ऑस्ट्रेलिया का संविधान, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला है बी.एन. राव, जो 60 देशों के संविधान को देखने के बाद, विचार करने के बाद केंद्रीय विधानमंडल तत्कालीन
और प्रांतीय विधानमंडल से सलाह मशविरा करने के बाद प्रथम प्रारूप प्रस्तुत करते हैं बी.एन. राव। बी.एन. राव के बारे में जानते हैं, ये संवैधानिक सलाहकार थे, याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार थे, प्रथम प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। उस पर विचार के लिए प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में से भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना जाता है। 7 सदस्यों में से भीमराव अंबेडकर को चुना जाता है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ स्पष्ट कर दे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक बार सवाल पूछा था कि भीमराव अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो दोस्तों 6 सदस्य सही जवाब होगा, क्योंकि उस 7 सदस्य में से ही भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया था। ऐसे अगर पूछता कि कितने सदस्य थे तो 7। अब भीमराव अंबेडकर को के अलावा कितने सदस्य थे तो 6। समझ गए होंगे कि 7 सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष चुना गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों हमारे संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत के संविधान निर्माण में, या सर्वश्रेष्ठ भूमिका आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुई थी। आप याद रखिएगा, ये डेट भी पूछा जा सकता है। प्रारूप समिति बी.एन. राव के प्रारूप पर विचार करने के बाद 21 फरवरी 1948 को, याद रखिएगा 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सामने बी.एन. राव के प्रारूप को प्रस्तुत करता है। दोस्तों उस पर प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच संपन्न होता है, प्रथम वाचन। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 के बीच होता है। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 के बीच, और तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 के बीच। दोस्तों 26 नवंबर को ही प्रस्ताव पारित हो जाता है और उसको अंगीकार कर लिया जाता है, इसलिए हम लोग 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों उस प्रस्ताव पे 284 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है, याद रखिएगा। संविधान सभा में जो संविधान का प्रस्ताव पारित किया जाता है उसमें 284 लोगों का हस्ताक्षर होता है, और उसमें 8 महिलाएं होती है, 8 महिलाएं होती है। दोस्तों याद हम लोग रखेंगे आगे, थोड़ा यहाँ दिखाते हैं, नीचे दिख नहीं रहा है तो ऊपर मिटा दें। दोस्तों संविधान सभा में 114 दिन बहस होती है इस पर, 114 दिन। यह पूछता है कि कितने दिन बहस हुई, 114 दिन बहस होती है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगते हैं, याद रखिएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग होते हैं। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। कुछ अंशों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया जाता है। संविधान 26 जनवरी 1950 को जब पूर्ण रूप से लागू होता है तो भारत गणतंत्र हो जाता है। लेकिन दोस्तों 22 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद कब राष्ट्रपति बने, तो लोग आंसर बनाते हैं 26 जनवरी 1950। नहीं, गलत है। 22 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने 10 स्टेप में संविधान सभा को समझाने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। एक बात और, कोरोना महामारी फैली हुई है
घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर ना निकले और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।